तो जातक का विवाह ही होता है, अर्थात समय के अनुसार होता है, देश काल के अनुसार होता है। यदि त्रिकोण में है तो जातक का विवाह समय के अनुसार होता है, उसमें भी कोई विशेष समस्या जातक को नहीं होती है। लेकिन कंसिडर जो एक सूत्र इस पे अप्लाई है वो यही होगा कि पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए। तीसरा है, यदि नववांश कुंडली का जो लग्नेश है वो नववांश कुंडली में ही तीसरे भाव में, दूसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में पीड़ित हो, पीड़ित अवस्था में गया है, तो जातक का विवाह विलंब से होता है, लेट से होता है, डिले मैरिज होता है। और यदि यही कॉम्बिनेशन 8 और 12 में चले गए, अर्थात 8वें और 12वें भाव में पीड़ित अवस्था में चले गए ग्रह, तो ये अत्याधिक विवाह में कष्ट, समस्या, या फिर हम कहें तो विवाह ही जातक का नहीं होता है और बहुत विलंब होता है। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने कुछ कुंडलियों पे अप्लाई की या नहीं की वो बताइए। उसके बाद कुछ कुंडली पे हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आज कुछ नवांश पे ही चर्चा हमारी रहेगी। बताइए। चलिए, आप लोगों ने इसे नहीं देखा है, कुंडली पे अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कुंडली बनाइए आप लोग। नववांश कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली बनाइए। कोई भी रूल आपके सामने हो, जब तक उस पे आप कुछ काम नहीं करेंगे तब तक वो रूल जो है वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, फिर उसकी कोई ये नहीं है। जैसे अभी मैं बहुत दिन से प्रोफेशन पे काम कर रहा हूँ, तो एक ग्रह के 10 कारक तत्व हैं, एक ग्रह के 10 कारक तत्व हैं। मंगल ही आर्मी बनाता है, मंगल ही डिफेंस में देता है, मंगल ही पुलिस बनाता है, मंगल ही है जो आपको प्रबंधक बनाता है, मंगल ही है जो आपको उच्च पद पर ले जाता है। ठीक, मंगल ही है जो आपको आतंकवादी भी बनाता है, मंगल ही है जो आपको एक छोटा मोटा गार्ड भी बनाता है। लेकिन कौन सा मंगल ऐसा करेगा, तो इसे जानने के लिए ये कोई आपको पुस्तक नहीं बताएगा इसे। गुरु ही टीचर है, गुरु ही प्रोफेसर है, गुरु ही गुरु है। लेकिन इसे जानने के लिए कोई किताब आपको नहीं दी जाएगी कि हाँ इस पुस्तक में लिखा है कि ऐसा गुरु ऐसा फल देगा, वैसा गुरु वैसा फल देगा। उसे जानने के लिए आपको आवश्यकता किस चीज की है, आपको एक एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, एक अनुभव की आवश्यकता है, और वो अनुभव आपको कुंडलियां देखने या फिर कुंडली को रीड करने से ही पता चलेगा। मकर लग्न की कुंडली बन गई, 5वें भाव में गुरु है, शुक्र केतु और बुध 6ठे भाव में, शुक्र केतु और बुध 6ठे भाव में, सूर्य और चंद्रमा 7वें भाव में, मंगल 9वें भाव में, शनि 11 भाव में, राहु 12 भाव में। ठीक है, कुंडली तैयार हो गई। अब इस कुंडली में आप लोग देखिए, नववांश कुंडली है, जो रूल आप लोगों को दिए गए हैं उस रूल को देखकर आप लोग हमें रिप्लाई कीजिए। यह
जातक जो है वो इसकी विवाह कब होनी चाहिए, इस जातक का जो विवाह है वो कब होना चाहिए, कब अर्थात कौन से एज के में हो जाना चाहिए, लेट से होना, डिले मैरिज है या फिर समय से इसका विवाह होगा या फिर विवाह होगा ही नहीं, क्या मंतव्य है आप लोगों का, बताइए। क्योंकि आप लोग यदि प्रैक्टिस घर में नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस यहाँ होगी। कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। नवांश कुंडली का जो नवांशेष है अर्थात नवांश की कुंडली का जो लग्नेश है वो कहाँ गया है, उसे देखिए। नवांश कुंडली का लग्नेश कहाँ है? 11 में। 11 में है। और वो पीड़ित नहीं है। कैसे पीड़ित नहीं है, बताइए। सामने सर 2 राशि है, शुक्र, हाँ शुक्र पीड़ित है केतु से। 6वें भाव में चला गया ना। वो देखना है। हाँ जी। इस कुंडली का लग्नेश जो है वो शनि है, शनि पीड़ित है या नहीं वो देखिए। अच्छा। गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है शनि पे। गुरु सर 5वें में बताया था, कौन से उसमें था गुरु? हाँ, गुरु 5वें में है। गुरु 5 और 8वें में था सूर्य और। शुक्र केतु और बुध। वो तो छठे में है ना। हाँ, 8वें में कोई नहीं है, 8वें में मंगल है सिर्फ। ये 8वें में कोई नहीं है, 9वें में मंगल है। ठीक है। ठीक है। गुरु की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, देखिए। शनि पे। शनि पे। शनि पे। शनि इस नववांश कुंडली में मैलेफिक है या बेनिफिक है? सर बेनिफिक है। कैसे है? बेनिफिट। सर क्योंकि लगन। उनकी एक राशि केंद्र में है और दूसरी आपका मारक भाव में है। गुरु की लगन राशि, लॉटरी हो गया। गुरु की लग्नेश है राशि ना सर। गुरु सर, गुरु तो हमारे यहाँ पे वो फंक्शनली वो मेलिफिक है। मैलेफिक है। और गुरु की जी। राशि, गुरु की दृष्टि 7वीं कहाँ पड़ रही है, शनि पे। तो इस शनि पे। कुंडली का जो लग्नेश है वो पीड़ित है या नहीं वो आप बताइए। पीड़ित हो गया क्योंकि त्रिशडाई है। तीस रहा है। पीड़ित होगा सर। ठीक है। तो इस स्थिति में इस जातक का विवाह जो है वो कैसे कब होना चाहिए ये बताइए। 4 रूल आपके सामने हैं, उसमें से एक रूल को देखकर बताइए। तीसरा रूल क्या कहता है? दो, दो हम्म, 3, 6 और 11 भाव में यदि ग्रह गए और पीड़ित अवस्था में है तो जातक का विवाह होता है, लेकिन विलंब से होता है। विलंब से। तो इस जातक का विवाह अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। हम्म, अभी तक इस जातक का विवाह नहीं हुआ है। आप देख लेकिन लीजिए, सर। लगभग 29 साल होने वाला है। 29 साल होने वाला है, जातक का विवाह नहीं हुआ है अभी तक। सामान्य रूप में विवाह हो जानी चाहिए थी। ठीक है। तो सर अब इनके हम लिए कोई रेमेडी भी होती है? अभी रेमेडी की बात हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, वैसे पूछ रही हूँ कि होती है फिर। हाँ, होती है लेकिन अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अभी जो प्रॉपरली है वो रीड करना सीख लेंगे, उसके बाद फिर आगे समझेंगे। एक दूसरी ठीक है सर। कुंडली बनाइए। सर इनका विवाह जो है हम्म। 31वें वर्ष में भी हो सकती है ना, जैसे चंद्रमा जो सूर्य है तो 7वें के स्वामी भी यहाँ बैठे हैं। सूर्य तो हमारा इसमें और कहीं से पीड़ित लग नहीं रहे हैं। 8वें के स्वामी हैं। आप सिर्फ नववांश कुंडली से कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक आप दशा को नहीं देख रहे हैं। अच्छा। सर इसमें तो एक रूल, जैसे जो गुरु हैं हाँ। वो तो हमारे गंगा जल भी हैं, जैसे जिस दिन वो बताया था, तो उस ठीक हिसाब है, से तो ठीक है। जब। हम्म, तो आगे। उस हिसाब। हेलो। आपके कहने का तात्पर्य है राहुल जी कि गुरु तो गंगा जल हैं, तो इस हम्म। स्थिति में गुरु तो अच्छी स्थिति में वो अपना रिजल्ट देंगे, तो गुरु शनि को पीड़ित क्यों कर रहे हैं? ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा। जी। लेकिन गुरु स्वामी कहाँ के हैं उसे देख लीजिए एक बार। त्रिसराय के हैं।
त्रिसराय के स्वामी हैं। हम्म। 3, 6 और 11 भाव को यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हो अभी तक किसी दो हम्म। चार कुंडली पे भी, आपको दिखा होगा कि 3, 6, 11 भाव के जो लॉर्ड है ना, वो हम्म। सबसे अच्छे जो है वो एक 159 है। सबसे अच्छे कोई ग्रह है कुंडली में तो 159 के लॉर्ड है। और यदि हम्म। सबसे बेकार कोई है तो 3611 का लॉर्ड है, हम्म। जो कहा जाए बहुत बेकार तरीके से रिजल्ट आपको ऑफर करता है। हम्म। दूसरी, जैसे इसी कुंडली के अंतर्गत बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका रहा। इसी कुंडली के अंतर्गत गुरु की दृष्टि शनि पे ना जाती, गुरु की दृष्टि शनि पे ना जाती और गुरु के स्थान पे मंगल त्रिसराय होकर शनि को देख रहे होते या राहु हम्म। देख रहे होते, तो यहाँ पे एक दूसरा मंतव्य यह होता है कि हाँ, यह जो जातक है इसका विवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां मंगल आ गए या राहु आ गए या केतु आ गए जो पूर्णतः ब्लॉकेज को दिखा रहा है। लेकिन हम्म। गुरु जो है वो एक प्रकार से नेचुरली बेनिफिक हैं, जिसके कारण से इस जातक के कुंडली में आगे जाकर विवाह के योग दिख रहे हैं। हम्म। ठीक है, चलिए एक दूसरी कुंडली बनाइए। कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली है। राहु गुरु बुध लग्न में बैठे हैं। राहु गुरु बुध लग्न में बैठे हैं। सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं। शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं। चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं। केतु सातवें भाव में बैठे हैं। शनि एकादश भाव में बैठे हैं। मंगल 12वें भाव में बैठे हैं। सर तीसरे भाव में कौन बैठे हैं, एक बार फिर से बोल दीजिएगा सर। तीसरे कर्क लग्न की कुंडली है। राहु गुरु बुध लग्न में है। दूसरे भाव में सूर्य है। तीसरे भाव में शुक्र है। चौथे भाव में चंद्रमा है। सातवें में केतु है। 11वें में शनि है। और 12वें में मंगल है। अब इस कुंडली को देखकर आप लोग बताइए कि इस जातिका का, यह एक लड़की कुंडली है, इस जातिका का विवाह समय अनुसार हुआ या विलंब से हुआ, वो बताइए। सर इस जाति का विवाह समय अनुसार हो गया, क्योंकि इसका जो नवांश का जो लग्नेश है वो चंद्रमा किसी भी प्रकार से अफ्लिक्टेड नहीं है, तो इजीली हो गया होगा समय पे विवाह। त्रिकोण में बैठ गया ना। और सर साथ में केंद्र में बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी बात हाँ, यह है कि केंद्र में बैठा हुआ है और केंद्र में। अफ्लिक्टेड नहीं है, किसी भी तरह से अफ्लिक्टेड नहीं है। इस जातिका का जो विवाह है वो 24 में हुआ है। 24वें वर्ष में इस जातिका का विवाह संपन्न हुआ है, 23 से 24 के बीच में। ठीक है, इस जातिका का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 98 का है और इस जातिका का विवाह 2019 में हुआ है। तो बहुत ज्यादा चलेगा, 21 साल में इस जातिका का, 21 से 22 साल में इस जातिका का विवाह हो गया, तो समय अनुसार हो गया। ठीक है, अभी जैसे विक्रम जी ने बताई, विक्रम जी की कुंडली एक बार ले लीजिए। विक्रम जी बताइए अपना कुंडली बताइए। सर कन्या लगन है। कन्या लग्न सॉरी, है, हाँ, नववांश कुंडली। मेरे को नवांश सर एक्चुअली मेरे को डेट ऑफ बर्थ ही बोलनी पड़ेगी, मेरे को ऐसे याद अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। कर्क लग्न की कुंडली है। जी सर फिर बनानी, कर। हाँ बनानी है, आप लोग कर्क नहीं लगन की। बनाएंगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे गुरुदेव का या हमारा मानना यही है
कि जितना ज्यादा आप लिखते हो ना, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ते हो तो वो आपके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन उसी चीज को यदि आप लिखते हो तो वो आपके मस्तिष्क में प्रवेश करता है। दूसरी आपके पास नोट्स बनी रहेगी। ऐसे में आपको डेस्कटॉप पे सामने कुंडली दिखाकर आपसे पूछ सकता हूँ, लेकिन वही कुंडली मैं इसलिए आपसे बनवाता हूँ जिससे आपकी लर्निंग जो है वो कुछ हद तक कुछ बेहतर हो सके। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस अर्थात कि समय लेकर एक दो कुंडली देखते भी हैं। ऐसे बन गई। गुरु लग्न में है, राहु दूसरे भाव में है, सूर्य पांचवे में है, शनि छठे में है, सातवें मंगल है, केतु और चंद्रमा आठवें में है, शुक्र नौवें भाव में है, बुध द्वादश में है। अब इनकी कुंडली से आप लोग बताइए इनके विवाह के बारे में, नवांश कुंडली क्या कहती है, जो चार रूल आप लोगों के सामने है उसके अनुसार। सर इनका विवाह तो डेट ऑफ बर्थ आपका विक्रम जी 79 का है ना? जी सर, 79। सर इनकी सर शादी ये को तो लग्नेश कष्ट दिख रहा है बहुत। और लग्नेश 8th में चला गया और अफ्लिक्टेड है, तो स्पाउस को कष्ट है। चंद्रमा लग्नेश जो है वो राहु केतु के एक्सेस में आ गया है। और बिल्कुल। सर शनि की तीसरी दृष्टि शनि भी की पड़ रही है सर। तीसरी दृष्टि जा रही है। क्योंकि तीसरी, सर शनि की तीसरी तीसरी दृष्टि तो और खतरनाक होती है। हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है जिसके अनुसार इस जातक को उस क्षेत्र में, जैसे ज्योतिष से कब से जुड़े हैं विक्रम जी आप? सर लगभग कोई 5-6 साल हो गए हुए हैं। 5-6 साल। 5 कोई विशेष उपलब्धि आपकी ज्योतिष में? नहीं सर, एक्चुअली ये ज्योतिष ऐसे शौक के तौर पे मैं सीखता था, यूट्यूब में देखता था वीडियो, तो ठीक फर्स्ट है, टाइम ठीक है। आपकी ऑनलाइन था। बस यही है, इतना ही है। लेकिन आम एक मिनट। आम आदमी से ज्यादा आपको आम आदमी से ज्यादा आपको ज्योतिष को सीखने के लिए मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और पड़ेगी। जी सर। ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने होंगे ज्योतिष को सीखने या पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि वहां जा रही है। ठीक वैसे ही आपके कुंडली में जो चंद्रमा केतु के साथ हैं, कुछ सेकेंड का समय, एक मिनट। बोलिए, हाँ बोलिए। जी जी, तो इनकी कुंडली में चंद्रमा केतु जो एक साथ बैठे हैं और चंद्रमा लग्नेश हैं नववांश कुंडली के, तो आप देखो इनकी जन्म कुंडली से
इनके जीवन के बारे में कितने अच्छे तरीके से जो पराशरी ज्योतिष है, जो नववांश कुंडली है, वो कितने अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप में इन चीजों को दिखा रहा है। ना हमें कुछ विशेष देखने की आवश्यकता है, सिर्फ हमें यही देख लेना है कि भाई नववांश का जो लग्नेश है वो कहाँ गया। यदि वो केंद्र में है तो समय से विवाह होगा, यदि वो त्रिकोण में है तो भी समय से विवाह होगा। थोड़े समय लग सकते हैं, 2, 3, 6 और 11 में है तो विलंब होगा, 8, 12 में है तो विवाह की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है। तो सर ये नियम मेरे पे लग रहा है, तो इस हिसाब से तो मेरा विवाह होगा ही नहीं। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं पुनः कह दूं, मैं कर्मों पे सदैव विश्वास रखता हूँ। ठीक है। जी। चलिए, कर्मों से एक रूल मुझे याद आया है, उसे लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे याद आया या नहीं है। जैसे जहां कर्म शब्द आता है वहां भाग्य भी आता है, क्योंकि कर्म भाग्य का पूरक है। वैसे ही भाग्य के लिए सदैव लोग सोचते हैं कि भाग्य मुझे कहाँ मिलेगा, अर्थात जैसे अभी विक्रम जी ने कहा कि तब तो इस रूल के अकॉर्डिंग मेरी विवाह तो होगी ही नहीं। ठीक है। तो भाग्य कहाँ काम करता है? इनका जो जन्म स्थान है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक। भाग्य लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, 9th हाउस का जो लॉर्ड है जी। वो यदि अपने ही राशि में है, या वो लग्न में है, या चौथे भाव में है, 5वें में है, 9वें में है और 11वें में है। लग्न में है, चौथे में है, 5वें में है, 9वें में है, 11वें में है। भाग्य सर लगन लॉर्ड नहीं नहीं, भाग्य 9th हाउस का लॉर्ड। 9th हाउस का लॉर्ड, ठीक है। तो इसका भाग्य कैसा होगा? 1 मिनट, पहले पूरे सेंटेंस को पूरा होने दीजिए। हम्म। तो ऐसा जातक यदि अपने क्षेत्र में है, जैसे जहां उसका जन्म हुआ है वहां वो है, तो उसके भाग्य के अनुसार ही उसको फल मिलेगा। देखिए, बहुत इसे यदि रिवर्स इंजीनियरिंग इस पे किया जाए तो बहुत बड़े शब्द हैं ये। जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे विक्रम जी के कुंडली के अनुसार, कृपया कर माइक को बंद कर लीजिए, निवेदन है सविता जी। तो विक्रम जी के कुंडली के अनुसार यदि नववांश को देखा जाए तो लग्न कुंडली का वो भाग्य है। तो भाग्य क्या कह रहा है कि विवाह में समस्या है, विवाह नहीं होगा, या विवाह में थोड़ी समस्या दिख रही है। जब इनकी आप जन्म कुंडली देखेंगे तो दूसरे भाव का जो लॉर्ड है, 9वें भाव का जो लॉर्ड है शुक्र, वो कहाँ बैठा है? अपने ही घर में बैठा है। शुक्र जो है वो दूसरे भाव में अपने ही घर में बैठा है। तो यह क्या कह रहा है? एक तरीके से यह कह रहा है कि यह जो जातक है वो अपने क्षेत्र में ही अपने भाग्य को सफल करेगा। ठीक है। यहाँ दोनों चीजें मिल रही हैं। एक अच्छी मिल रही है क्या, कि इसके जीवन में जो प्रोस्पेरिटी है, जो नेम फेम मिलने वाले हैं, वो इसके उसी क्षेत्र में मिलेंगे जहां इसका जन्म हुआ है, इसके स्व क्षेत्र में मिलेंगे, क्योंकि शुक्र अपने राशि में है।
और जो कष्ट भी इसे मिलने वाले हैं भाग्य के अनुसार, वो भी उसे उसी क्षेत्र में मिलेंगे। यदि वो उस स्थान को छोड़ देता है तो ये जो चीजें इसके भाग्य में नहीं है वो प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन जो इस व्यक्ति के भाग्य में है वो उसे प्राप्त नहीं होगा। तो किसी जातक की कुंडली में यदि भाग्य स्थान 9th हाउस का लॉर्ड खासकर वो अपनी राशि में चला जाए, अपने मूल त्रिकोण या अपनी राशि में वो चला जाए, और जो जातक है जिसकी कुंडली की अभी हम बात कर रहे हैं, वो जातक अत्यधिक कष्ट में है, अपने स्थान पे बहुत ज्यादा कष्ट में है, तो कर्मा अलाइनमेंट यही कहती है कि भाई आप अपने स्थान से दूर चले जाइए। आपका भाग्य विपरीत हो जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि चौथा भाव खराब हो गया तो आप बाहर चले जाइए, बाहर आप सेटल हो जाइएगा। चंद्रमा खराब है तो घर में आप सेटल नहीं हो पाइएगा। ठीक है, वैसे ही यह भी रूल काम करता है, बहुत ही इफेक्टिवल है, बहुत बेहतर काम करता है। इसे आप रेमेडी के रूप में भी लेते हैं या इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं। बताइए। सर सर जैसे मेरा शुक्र जो D1 में है वो सेकंड हाउस में अपनी ही राशि में है, मूल त्रिकोण में। तो सर मेरे लिए ये होगा कि मैं अभी जहाँ पे अपनी जॉइंट फैमिली रहता हूँ अपने भाई बहनों के साथ, क्या उस स्थान को छोड़ के अलग सेपरेट आपके हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, स्थान परिवर्तन अर्थात कि उस पूरे स्थान को छोड़ देना। अच्छा, पूरे स्थान को छोड़ देना। जैसे मेरा जन्म स्थान बिहार है, जी। मैं रहता हूँ उड़ीसा में। अच्छा, दोनों विपरीत स्टेट है नहीं ना, है। जन्म स्थान से बिल्कुल विपरीत है ये जगह। जी जी जी। ठीक है, तो सर वैसे एक जनरल क्वेश्चन और। जी। बताइए। जी सर, जैसे आपने D9 का बताया कि D9 का नवांश एक अगर 8वें भाव में या 12वें भाव में चला जाए, अगर मान लीजिए सर ये 8वें भाव में और 9वें भाव में चला जाए बट अफ्लिक्टेड ना हो, तो फिर भी हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं हाँ नहीं, जातक का विवाद नहीं होगा या हो? जब तक जब तक वो पीड़ित नहीं है तब तक बिल्कुल नहीं। अच्छा। तो सबसे बड़ी, यदि आप देखोगे कुंडली में तो आपको 3 6 11, तीसरा छठा और 11वां भाव और मंगल शनि राहु केतु, इन सर सात जी। इन सर सात तो के जैसे साथ। बोलिए। जी सर, जैसे आपने बोला कि मंगल शनि भी इसमें इंक्लूड करा, बट अगर मंगल और शनि कुंडली में योग कारक हो तो फिर भी इनका एस्पेक्ट बुरा ही लेना है सर, या? आपकी बुद्धि क्या कहती है? सर अगर कुंडली में राजयोग कारक है तो फिर तो नहीं होना चाहिए इनका बुरा इफेक्ट बुरा वो नहीं D9 में। देगा, लेकिन मान लीजिए विलंब। अपनी कुंडली को मैं लेता हूँ, मेरे कुंडली में मंगल छठे में है। ठीक है, जी। छठा में बैठे हैं लग्नेश हैं, 1 और 8 के लॉर्ड हैं, बहुत अच्छे हैं। वो छठे जी में गए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या लग्नेश होकर मंगल छठे में गए हैं तो मुझे क्रोधी नहीं बनाएंगे वो? जी मेरे कहने का बहुत छोटा तात्पर्य है विक्रम जी कि आप अपने नेचर को नहीं छोड़ सकते हैं, सदैव याद रखिएगा। जी सर। जी जैसे सर। जी गुरु सर, के लिए मैंने नैसर्गिक। कहा कि गुरु गंगा जल है, वो अपने स्थान को नहीं छोड़ सकता है, वैसे ही गुरु गंगा जल है तो अपने नेचर को नहीं छोड़ सकता है, शुद्ध वो करेगा ही। वैसे ही यदि कोई मैलेफिक ग्रह है, जैसे शनि है, मंगल है, तो शनि डिले का कारक है, वो डिले करेगा ही। वो यदि आपका लग्नेश हो जाए या फिर आपका 9th हाउस का लॉर्ड हो जाए, उसका काम है वो करना, वो करेगा। जी सर। तो ऐसा नहीं है कि पूर्णतः करेगा, लेकिन कम करेगा, लेकिन निश्चित करेगा। जहां मंगल या शनि आपको परेशान कर रहा है त्रिशराय बन के 100 में 100%, वहां मंगल और शनि योग कारक बन के आपको 10 से 20% कम करेंगे, लेकिन करेंगे निश्चित जी है। तो कुंडली में त्रिशराय 3 6 11 और शनि मंगल राहु केतु,
यदि आपको अरिष्ट कारक अर्थात जो समस्या दे रहे हैं उन्हें देखना है तो इन पे फोकस कर कीजिए, आपको समस्या स्पष्ट रूप में दिख जाएगी। तो ये जो चार रूल पे हमने कल बात की थी उसे हमने आज समझा। एक दो कुंडली को सामने आपके रख के हम देख लेते हैं। आइए, ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है। इस कुंडली में देखिए नवांशेष कौन है। नवांशेष नवांशेष जो है वो शनि है। ये नवांशेष कौन है? मंगल है। मंगल कहाँ गए? मंगल दूसरे में गए। रूल यहाँ कौन सा लगा? तीसरा, 2 3 6 11 वाला। मंगल किसके साथ हैं? राहु के साथ हैं। इस जातक का विवाह अभी तक नहीं हुआ है। भाव का भाव जो है उसकी महत्ता देखिए और राहु का महत्व देखिए। इस जातक का जो विवाह है वो अनऑर्थोडॉक्स तरीके से हो सकता है। यदि इस जातक का विवाह होगा तो वो अनऑर्थोडॉक्स तरीके से होगा, परंपरा से विरुद्ध जाकर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ राहु आ रहा है। नवांशेष के साथ कौन आ रहा है? यहाँ राहु आ रहा है। ठीक है। सर इसमें हम जातक को राहु की रेमेडीज बोल सकते हैं करने के लिए? नहीं, राहु की रेमेडी तो यही है ना। मैंने अभी क्या कहा कि आप परंपरागत तरीके से विवाह हो सकता है इस जातक का, और कोई ऑप्शन इसके पास नहीं है। अब आप परंपरागत जो है वो दो प्रकार से है। एक है कि ये अपने जाति से विरुद्ध जाकर विवाह करे। दूसरा है यदि इसका प्रोफेशन एक खुद टीचर है तो जाकर किसी डॉक्टर से विवाह करे तो हो जाए। जी अपने से बिल्कुल विपरीत व्यक्ति से विवाह करेगा तो हो जाएगा। मैं बता दूं इस जातक का जो विवाह है सो प्रेम विवाह होने वाला है और आप परंपरागत तरीके से ही होने वाला है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं कुंडली में, जो चार रूल आपके सामने रखे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे लगा कर देखिए। जैसे सर इस अभी बताइए। अभी आपने जैसे बोला कि प्रेम विवाह वाला, सर इसी से रिलेटेड था कि D9 में जैसे आपने बोला था कि प्रेम विवाह के लिए 5वां 7वां 9वां भाव का कनेक्शन बनना चाहिए। क्या इन तीनों के भावों का आपस में कनेक्शन बनना चाहिए या केवल दो का बन जाए, जैसे 5वें का 9वें का बन जाए या 5वें का 7वें का बन जाए? इनसे भी सर हो जाता है प्रेम विवाह? ठीक है। तो आपको यह जानना है कि इस कुंडली में प्रेम विवाह कैसे दिख रहे हैं, यही? हाँ जी सर, सर। पता नहीं लग रहा। ठीक है। सर अभी मैंने उस रूल को एक्सप्लेन किया है और अभी तुरंत आप लोग भूल गए। 5th लॉर्ड 11th में। ढूंढिए। चलिए ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं आपको। सर ये जो मंगल किसके साथ बैठा है? हाँ जी। मंगल किसके साथ बैठा है? राहु के साथ राहु सर। के साथ। राहु क्या है? अपरंपरागत। परंपरा से विरुद्ध। एक चीजें और जुड़ हम्म। रही हैं। राहु जो है वो परंपरा से विरुद्ध है। परंपरा से विरुद्ध जाकर कौन विवाह करता है? प्रेम विवाह। कोई युद्ध करके तो विवाह नहीं करेगा परंपरा से विरुद्ध जाकर। ठीक हम्म। है। एक दूसरा। सर ये भी, सर हम्म, एक तो ये है, प्लस ये जो सूर्य है, सूर्य 5वें भाव के स्वामी है, प्लस राहु का जैसे 11वां हम लेते हैं, उनमें उस घर में बैठे हैं, तो इससे भी कुछ उनका रिलेशन होगा? नहीं नहीं, उस नहीं, वो रिलेशन नहीं है। अच्छा। लेकिन राहु का जो संबंध है वो शुक्र से बन रहा है। राहु का जो संबंध है वो शुक्र से बन रहा है। राहु और केतु का जो डिस्पोजिटर होता है, राहु और केतु जिसके राशि में बैठे होते हैं उनका स्वभाव देखते हैं। उसके भी वो फल दे रहे होते हैं।
तो जी। राहु किसके राशि में बैठे हैं? शुक्र के। शुक्र कहाँ का स्वामी है? सातवें का स्वामी है। ठीक है। तो विशेष कर मेरे कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है विक्रम जी कि हाउस को देखने के साथ साथ आप ग्रह के कारक को भी देखिए। जी अब प्रयास हमारा होगा कि अब आप लोगों को ग्रह के कारक करा दिए जाएं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन अब चल रहा है। ग्रह के कारक ऐसे तो कुछ कराए गए हैं, लेकिन विस्तार से अब ग्रह के कारक करा दिए जाएंगे। तो मंगल के साथ कौन है? राहु है। इस कारण से इस जातक का जो विवाह है वो प्रेम विवाह हुआ है, क्योंकि अपरंपरागत तरीके से जो विवाह होता है वो प्रेम विवाह ही होता है। जैसे जोधा और अकबर का विवाह, जोधा और अकबर का विवाह। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। एक कुंडली और लेते हैं हम। इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में लग्नेश कहाँ है? चंद्रमा दूसरे दूसरे भाव। घर में। दूसरे भाव में। चंद्रमा किसी प्रकार आप लोगों को पीड़ित दिख रहे हैं इस कुंडली में? नहीं। नहीं। इस जातक का जो विवाह है वो थोड़े विलंब से हुआ है। कोई विशेष विलंब इस जातक के विवाह में नहीं हुआ। इस विवाह का जो इस जातक का जो विवाह है वो 25 से 26 साल के एज में संपन्न हो गया है। ठीक है। क्योंकि चंद्रमा दूसरे में तो गया है, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड नहीं है। और जातक को खासकर विवाह में पीड़ा भी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो लग्न, नवांश का जो लग्न है वो आपके विवाह या फिर आपके जीवन साथी के बारे में बहुत कुछ बताता है। आपका जैसा लग्नेश है वैसा ही आपका जीवन साथी होगा। लग्नेश पे जिन ग्रहों का प्रभाव है वैसा ही आपका जीवन साथी होगा। तो नवांश से इसे हम लोग ऐसे अपने जीवन साथी को देखते हैं। ठीक है। जैसे इस जातक का जीवन साथी सौम्य होगा, निश्चित। सुंदर होगा। निश्चित होगा। और जब राशि को क्लियर करेंगे, अभी राशि आप लोगों का क्लियर नहीं है। राशि जब क्लियर हो जाएगी आप लोगों की तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अभी प्रवीण लता जी ने कहा कि सौम्य होगा, तो वहां राशि कौन सी थी? चौथी राशि थी। चौथी राशि क्या है? सौम्य है, जल तत्व है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लग्न कुंडली से कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं। लेकिन पुनः मेरा आप लोगों से निवेदन है, कोई भी रूल यदि आपके समक्ष जाता है तो उसे समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा ज्योतिष पढ़ने वाले हजार होते हैं, करोड़ होते हैं। ज्योतिष पढ़ने वाले हजार करोड़ हैं आज इस जगत में। लेकिन ज्योतिष में नाम उसी व्यक्ति का है जिसमें जिसने इस क्षेत्र के अंतर्गत अपने आप को समर्पित किया है, समय दिया है। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो समर्पण है। केतु कहता है तुम समर्पित कर दो। केतु संतुष्टि है। एक मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, राहु भूख है और केतु संतुष्टि। तो केतु जो है वो संतुष्टि है, राहु जो है वो भूख है। तो जितना ज्यादा आप इसमें
अपने आप को संतुष्ट करते जाइएगा। ये नहीं कि ऐसा, ये संतुष्ट नहीं करना है कि हाँ ये जो रूल है सो मैंने कहीं देखा, वो रूल है, वो काम करे या ना करे हम संतुष्ट हो गए, वो नहीं। हम इस रूल से सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए, ये देखना आवश्यक है। अब जैसे लग्न कुंडली है, जैसे नववांश कुंडली है, वैसे ही एक कुंडली आती है चंद्र कुंडली, वैसे ही एक और कुंडली आती है सूर्य कुंडली। ठीक है। तो जैसे आप चंद्र कुंड जैसे आप लग्न कुंडली से माँ को देखते हैं, वैसे ही आप चंद्र कुंडली से माँ को देखेंगे। जैसे लग्न कुंडली के चौथे भाव से आप माँ को देखते हैं, वैसे ही आप चंद्र कुंडली के चौथे भाव से माँ को देखेंगे। जैसे आप लग्न कुंडली के नौवें भाव से आप पिता को देखते हैं, वैसे ही सूर्य कुंडली के नौवें भाव से आप पिता को देखेंगे। अब ये चीजें क्यों आपके सामने रखी गई हैं? इसके दो कारण हैं। एक कारण है कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसके समाधान के लिए। दूसरा कारण है सूर्य स्वयं आपका पिता है, सूर्य जो है वो स्वयं आपके पिता है। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, इन तीनों में जो बलि है, बलि आप लोगों को बताया गया है। बलि कैसे देखते हैं? अंतबल से देखते हैं, दिग्बल से देखते हैं। जो 6 प्रकार के बल हैं उससे हम देखते हैं बल को। ठीक है। तो इन तीनों में जो बलि है, यदि चंद्र कुंडली बलि है या सूर्य कुंडली बनी बलि है, तो उस कुंडली का विशेष प्रभाव आपके माता पिता के ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरा, जैसे आत्मा, सूर्य क्या है? आत्मा है। चंद्र क्या है? मन है। तो लग्न कुंडली के बाद किसी को ज्यादा प्रधानता दी गई है तो चंद्र कुंडली और नववांश कुंडली को दी गई है। इसे डिफरेंशिएट कैसे करना है? लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, इन दोनों कुंडली में जो कुंडली बली है, अर्थात जो बली है, लग्न बली है या चंद्रमा बली है। ठीक है। अब दोनों में बलि कैसे देखना है? लग्न की डिग्री आपको पता है कि लग्न की डिग्री इतनी है। फिर जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां जो राशि है उसकी डिग्री देखनी है कि उसकी क्या है। वहां जो राशि है उसकी डिग्री देखनी है, उसकी क्या है, चंद्रमा की डिग्री क्या है। यदि लग्न से ज्यादा चंद्रमा की डिग्री है तो जो चंद्र कुंडली है वो बली है। यदि लग्न कुंडली चंद्र कुंडली से ज्यादा लग्न कुंडली की डिग्री है तो लग्न कुंडली बली है। ठीक है। तो ऐसे हमें यह पहले निकालना है कि बलि कौन है, उसके बाद योग को लगाकर हमें देखना है। जैसे किसी भी भाव को हम देखते हैं तो भयात भावम एक कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाते हैं ना। आप लोगों को पता होगा, बताइए क्या है भयात भावम? सर तीसरे से तीसरा या पांचवे से पांचवा। सर जैसे कहते हैं कि अगर किसी ने संतान का विचार करना हो तो आप पंचम भाव से आगे पंचम तक गिनिए तो वहां से संतान का विचार कर सकते हैं। ऐसे अन्य भावों का अलग अलग तरीके से। विवाह के लिए भाव का साधन। भाव का सूक्ष्म परिणाम सर। वैसे ही आपको पिता के बारे में विचार करना है। तो इसके लिए पराशर जी ने 3 स्टेप दिए हैं। पहला, लग्न कुंडली से पहला लग्न कुंडली से
नौवां भाव जो पिता का भाव है। दूसरा, जहां सूर्य आपके कुंडली में बैठा है वहां से नौवां भाव। ठीक है, जैसे मेष लग्न की कुंडली है, उसमें हम पिता का विचार करेंगे 9th हाउस से, उसमें सूर्य जो बैठे हैं वो 8वें भाव में बैठे हैं, तो 8वें से 9वां भाव कौन सा हो जाएगा? चौथा भाव हो जाएगा। तो हम उस चौथे भाव से भी 8वें भाव में सूर्य बैठे हैं, मेष लग्न कुंडली है उसमें 8वें भाव में सूर्य बैठे हैं, तो हमें पिता का विचार करना है, तो उसके लिए हम 8वें भाव से 9वें भाव जाएंगे। 9वां कौन सा आ जाएगा? चौथा भाव आ जाएगा। तो पिता का विचार हम कहाँ कहाँ से कर रहे हैं? जहां सूर्य है, सूर्य है उससे 9वां भाव, सूर्य जहां बैठा है उससे 9वां भाव, जो लग्न से 9वां है वह 2 दूर। अभी 3 रोल पे हम बात कर रहे हैं, 2 हमने जाना क्या? एक जो लग्न से 9वां अर्थात 9वां भाव, फिर सूर्य से, तो सूर्य हमने कहा कहा 8वें भाव में है, तो 8वें से 9वां कहाँ चला जाएगा? चौथा भाव। तीसरा रूल है वो कहता है कि जो नवमेष है उसका 9वां, और नवमेष मेष लग्न की कुंडली में 9वें भाव का लॉर्ड कौन है? गुरु। गुरु एकादश में है, गुरु एकादश में है, तो गुरु से अब 9वां कहाँ जाएगा? गुरु सप्तम भाव आ एकादश गया में था, है तो गुरु से 9वां कहाँ जाएगा? सप्तम में। सप्तम में। तो पिता का विचार करने के लिए हमें कौन कौन से भाव मिल गए? चौथा भाव, 7वां भाव और 9वां भाव। अब 3 स्थानों से हम पिता का विचार कर सकते हैं, और इन तीनों स्थानों से आप बहुत अच्छे तरह से, बहुत अच्छे तरीके से आप विचार कर लीजिएगा। अब कैसे करना है? जैसे जो तीसरा रूल है, नवमेष का नवम, नवमेष गुरु एकादश में है, अब उसका जो नवम है भाव वो 7वां आ गया। अब 7वें में जो ग्रह बैठे हैं, जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसके अनुसार आपके पिता होंगे, या आपके पिता का नेचर, स्वभाव वगैरह होगा। तो इसे कहते हैं भावेश से भाव का विचार, इसे कहते हैं भाव से भाव का विचार। इसमें ग्रहों को हमने इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ भाव से भाव इंटरलिंक करके हम इससे पूरी कुंडली का फलादेश निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाई के बारे में हमें जानना है, तो लग्न से तीसरा, जहां मंगल बैठा है उससे तीसरा, क्योंकि छोटा भाई मंगल है, जहां मंगल बैठा है उससे तीसरा, और तीसरे हाउस का जो स्वामी है, जैसे धनु लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली में 3rd हाउस का लॉर्ड कौन हो जाएगा? शनि। शनि। अब शनि बैठा है 5वें भाव में, तो 5वें से तीसरा कौन है? 7वां है। समझ रहे हैं आप लोग या नहीं, ये बताइए। जी। कैसे शनि शनि बैठा है 5वें में? तो 5वें भाव तृतीय अर्थात तीसरे भाव के लॉर्ड से हम 3 जाएंगे, तो तीसरे भाव का लॉर्ड 5वें में बैठा है, तो 5 से हम 3 जाएंगे, 5 6 7, तो भाई के विचार के लिए हमें धनु लग्न की कुंडली में शनि जो है वो 5वें में बैठा है, तो हमें 7वां भाव भी मिल गया, तो उससे भी हम विचार कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग क्लियर, आप लोगों का जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक कुंडली बनाइए,
वृषभ लग्न की कुंडली बनाइए, वृषभ लग्न की। ठीक है। मंगल बुध और सूर्य, मंगल बुध और सूर्य फर्स्ट हाउस में, राहु सप्तम भाव में, माफ करना, राहु चौथे भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में, केतु दसम भाव में, गुरु एकादश भाव में, शनि और शुक्र द्वादश भाव में। कुंडली बन गई, बताइए। कुंडली तैयार हो गई। जी। जी। आगे बढ़ते हैं। अब इस कुंडली में हमें पिता का विचार करना है, अर्थात पिता को जानना है। पिता को जानने के लिए हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे लग्न से नौवा भाव, लग्न से नौवा भाव देख लिए। उसके बाद सूर्य से नौवा भाव, तो इस कुंडली में सूर्य भी वहीं बैठे हैं, लग्न में ही है, तो सूर्य से नौवा भाव वही आ गया। उसके बाद हम देखेंगे जहां नौवे भाव का जो लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड जहां बैठा है उससे नौवा, तो इस कुंडली में नाइन्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है? एकादश में। द्वादश में। उससे नौवा गिनना है। अब द्वादश से अब नौवा जाइए, आठवां भाव। आठवां भाव। तो इस जातक के पिता के बारे में आठवां और नौवां भाव सब कुछ बता देगा आपको। अब आठवें और नौवें आठवां भाव पे दृष्टि किसी की जा रही है, देखिए। मंगल की 8वीं दृष्टि। बल्कि आठवीं दृष्टि जा रही है। देखिए रूल सब वही लगेंगे, सिर्फ आप नजरिया कैसे बदल जाएगा। मंगल पीड़ित है, हम्म, मंगल पीड़ित हैं। बुध और नहीं शुक्र के सर, साथ मंगल बैठे पीड़ित हैं, नहीं नहीं है। सर। मंगल जो मंगल है वो पीड़ित पीड़ित नहीं है। अवस्था में नहीं है। नहीं सर। है सर। सर ठीक। शुक्र के साथ शनि है ना। मारक के साथ बैठे हैं सर, मारक के साथ कारक बैठे के हैं। साथ बैठा है ना। मारक के साथ बैठे हैं तो एक रूल अप्लाई होता है ना मारक में। सर मारक जी। भाव तो न्यूट्रल हुआ ना, और साथ में पंच भाव के स्वामी भी तो है बुध पंचम जो। भाव का स्वामी। तो फिर मारक में एक रूल अप्लाई है, वो कहता है कि यदि वो मारक जो है यदि वो त्रिचराय के साथ बैठा है तो समस्यादायक है, अन्यथा वो समस्या देने वाला ग्रह नहीं है। नहीं है। तो मंगल इस भाव को, आठवें भाव को देख रहा है। अब मंगल के अनुसार हम इस जातक के पिता की प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि मंगल हमने जो पढ़ा है अभी तक, ग्रहों को देखने के लिए, भाव को समझने के लिए हमने यही पढ़ा कि जिस भाव में जिस भाव को देखना है उस भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं है, नहीं है। तो दूसरा रूल है कि उस घर को देख कौन रहा है, और तीसरा रूल है कि उस घर को यदि कोई देख भी नहीं रहा हो तो उसका लॉर्ड कौन है। तो हम दूसरे रूल पे रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि इस घर को मंगल देख रहा है। ठीक है। दूसरा, अभी मंगल तक रुक जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि नौवें भाव को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। राहु देख रहा है सर। राहु। नहीं नहीं। सर शनि।
सर शनि की अपनी दृष्टि पड़ रही है, शनि की अपनी 10वीं शनि दृष्टि जा रही है राशि सर। पे। शनि की दृष्टि जा रही है। जी। शनि की दृष्टि, और शनि अच्छे हैं या बुरे हैं ये बताइए। अच्छे सर हैं। यहाँ पे शनि योग अच्छे हैं कारक सर। है, योग कारक है। शनि बैठे हैं शुक्र के साथ, शुक्र त्रिशराय हैं और लग्नेश भी हैं। हम्म, शुक्र जो है वो त्रिशराय है और लग्नेश भी है। और जो हम सर लोगों का एक मेथड कहता है, वो मैथ यही कहता है कि विशेष ध्यान हमें देना होता है कहाँ, जहाँ मूल त्रिकोण राशि गई हो। तो मूल हाँ तो त्रिकोण सर वो राशि लग्नेश है कहाँ ना, गई? लग्न में। त्रिश लग्न में छठे कहाँ है त्रिशराय। भाव मूल में, त्रिकोण राशि? छठे 6th भाव हाउस सर, में गई सर। 6th तो हाउस। यह जो शुक्र है वो ज्यादा इस कुंडली में कष्टदायक है, ना कि पारस्पत्य है। हम्म। ठीक है। इस जातक के पिता की मृत्यु 7/2/2011 से 8/12/2013 के बीच में हुई है। और उस वक्त शुक्र की, मैं आपको कुंडली सामने कर देता हूं ना, उससे चीजें और बेहतर हो जाएंगी। ये रही कुंडली। इस जातक के पिता की जो मृत्यु है वो 7/2/2011 से 8/12/2013 के बीच में हुई है। और दशा किसकी? शुक्र की चली। शुक्र की। तो आपने देख लिया कितने अच्छे तरीके से सूर्य से नौवा, लग्न से नौवा, कैसे ये कर रहा है। ठीक है। वैसे ही आगे बढ़े हम, तो चंद्रमा माँ का कारक है। तो चंद्रमा से हम कहाँ जाएंगे? चौथे जाएंगे। लग्न से हम चौथे जाएंगे। जैसे इस कुंडली में चौथे का स्वामी कौन है? सूर्य है। तो फिर हम चौथे से, सूर्य से हम चौथे जाएंगे तो फिर चौथे में चले आएंगे। लग्न से भी चौथा और चंद्रमा से चौथा, तो चंद्रमा चौथा कौन हो जाएगा? 10वां हो जाएगा। तो इस कुंडली में माँ के बारे में सबसे ज्यादा कौन बताएगा? चौथा भाव और 10वां भाव। ठीक है। और आप स्वयं सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के, जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो उस का जीवन क्या होगा। वहां बैठा कौन है? राहु केतु बैठा है। तो ऐसे भी हम भाव को लेते हैं। ऐसे ही जैसे भाई के बारे में जानना है, तो लग्न से तीसरा, मंगल से तीसरा, और चौथे भाव, तीसरे भाव से, तीसरे भाव का जो लॉर्ड है उससे तीसरा। तो ऐसे भी हम भाव का विचार करते हैं। लेकिन विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ ये है, इसका, इस रूल को इसलिए खास कर लगाया जाता है क्योंकि बहुत सारी कुंडली आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको कष्ट कहाँ से आ रहे हैं वो दिखेंगे ही नहीं। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। और सदैव याद रखिएगा, कोई भी कुंडली अच्छी या कोई भी कुंडली बुरी नहीं होती है। कोई भी दशा अच्छी या कोई भी दशा खराब नहीं होती है। क्योंकि आजकल राहु केतु को लोग ऐसे इंक्लूड कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति कह दे कि राहु केतु बहुत ही ऐसे प्लानेट है, मैंने बहुत कुछ उसको समझ लिया है, तो जैसा गुरुदेव ने बताया है, मेरा मानना यह है कि राहु केतु ऐसे प्लानेट हैं जिसे समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि राहु को अनप्रेडिक्टेबल कहा गया है।
आज के लिए इतना ही। आज हमने इस रोल के बारे में समझा, एक छोटा सा एक इंटरलिंक कैसे किया जाता है उसके बारे में, नवांश के बारे में हम लोगों ने जाना। कल की जो कक्षा हम लोगों की रहेगी वो दशमांश को लेके चलेंगे और कुछ कुछ अन्य रोचक तथ्यों पे। और आगे की जो कक्षा रहेगी उसमें हमारा विचार है कि राशियों पे बात की जाए, फिर आगे जाकर कुछ ग्रहों पे बात की जाए। तो दशमांश के बाद दशमांश कुंडली के बाद इन सब पे चर्चा करेंगे। आज को लेकर कोई प्रश्न है तो बताइए। सर बड़े भाई को देखना हो तो 11th हाउस से देखते हैं ना, तो वैसा कैसे कैलकुलेट करने का? अभी छोटे भाई हो तो 3rd हाउस से, तो 3rd से 3rd ऐसा देखते हैं ना, तो बड़े भाई हो तो बड़ा भाई यार ग्रहों में शनि होता है, ठीक है। अच्छा। तो 11वां भाव, लग्न से 11वां बड़ा भाई, और उससे उसका जो लॉर्ड है, जैसे इस कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? गुरु। गुरु है। अब उस भाव से जहां गुरु बैठा है, अब वहां से आप फिर 11 जाइए, तो आप कहाँ जाइएगा? 10वां हाउस आ गया। 10th हाउस। और शनि से अब 11 जाइए, कहाँ जाइएगा? 11th हाउस। 11th हाउस। तो आपको 10th और 11th जो है वो बड़े भाई के बारे में आपको बता देगा। ओके ओके, थैंक यू सर। सर सर जो आपने बर्थ चाइल्ड बर्थ का बताया था, मेरे को सेकंड बेबी का बताना नहीं आया कि कैसे बताएंगे कि कब होगा। सेकेंड बेबी के लिए आपको सप्तमांश कुंडली के 7वें भाव से संबंधित ग्रहों की जब दशा आएगी तो दूसरे संतान की प्राप्ति होगी। 8वें घर के, 7वें, 7। 7वें 7th के। 5वें से तीसरा है 7वां ना। हाँ जी, हाँ जी। तीसरा अर्थात उस 5वें से छोटा। जैसे हम लोग थर्ड हाउस हाँ, से किसे देखते हैं? छोटे भाई को देखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक 5वां है। हाउस जो है तो बड़े बड़े का हो गया। हाँ जी। उससे तीसरा कब आएगा उसे देखने के लिए हमें उसके उससे तीसरे को देखना होगा। 7वें के जो प्लेनेट बैठे उनकी जब एडी आएगी, अंतरदशा, हाँ, जब अंतरदशा आएगी तो जातक का उनसे संबंधित ग्रहों की दशा। उनसे संबंधित ग्रहों की दशा। हाँ, और सर ये भी देख सकते हैं कि मंगल इस पे कब गोचर करेगा, मंगल के कंसीविंग के लिए। गोचर से फिर क्या मतलब है यहाँ पे भी? कंसीविंग के लिए। तो लग्न से आप देखेंगे ना, सप्तमांश कुंडली से उसका क्या लेना देना है? अच्छा, वो लगन से देखेंगे। देखिए, सभी रूल अलग अलग। जैसे पराशरी को लोग कहते हैं ना कि पराशरी समझ में नहीं आता है, पराशरी ज्योतिष जो है वो बहुत कठिन है, बहुत ऐसा है वैसा नहीं है। मेरा मानना है कि पराशरी सबसे सरल है। पराशरी ज्योतिष जो है वो सबसे सरल है और उपाय के लिए भी सबसे सरल है। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसे समझने के लिए थोड़ा आपको, थोड़ा सा दिमाग आपको खोल के रखने की आवश्यकता है बस। नहीं सर, जो कंसीविंग का आपने बताया था वो D7 से देखना है, D1 से देखना है? D1 से देखना है। D1 से। हम्म। जब मंगल गोचर में फर्स्ट बेबी का था, पंचम भाव या स्वामी से गुजरता है तो बच्चा कंसीव होता है। हम्म। ऐसे इसका 7वें भाव से देखेंगे, हाँ। है ना, D1 में। नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी। जब भी संतान के लिए मंगल को देखेंगे तो 5वें भाव को ही आप देखेंगे। लग्न कुंडली के ऊपर जब भी मंगल गोचर में जाएगा पंचम भाव पे, तो संतान कंसीव होगा। अच्छा, चाहे सेकंड बेबी हो, चाहे फर्स्ट, चाहे हाँ। थर्ड। क्यों? क्योंकि 5वां भाव जो है वो उत्पन्न का कारक है, ऊर्जा का कारक है, संतान का कारक है। ठीक। तो इसलिए हम 5वें भाव से ही उसे लेंगे, उसे 5वां छोड़ के और किसी भाव से हम नहीं लेंगे। D1 में। हाँ। गोचर के लिए एक छोटा सा हिंट। जैसे अभी मंगल कहाँ गोचर में है पता है आप लोगों को? मंगल 8 राशि में था,
वृश्चिक में। मंगल अभी वृश्चिक में है। विक्रम जी की कुंडली सामने रखते हैं। विक्रम जी के कुंडली में मंगल क्या है पहले वो देखिए। मंगल योग कारक है, तीसराय है, क्या है? मंगल योग कारक है इनके कुंडली में। एक योग कारक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये नववांश कुंडली है जी। इस कुंडली में मंगल को देखिए, मंगल तीसराय है, 8वें के लॉर्ड है। मंगल अभी हाँ जी। कहाँ है? तीसरे में ही गए हैं। लेकिन हाँ जी। मंगल तीसरे में ही गए हैं, तब भी इन्हें ज्योतिष में कुछ और चीजें मिल रही होंगी। इन्हें कोई विशेष समस्या देखने को नहीं जीवन में मिल रही होंगी अभी। विक्रम जी, 16 नवंबर के बाद क्या स्थिति है आपकी? ज्योतिष में कुछ और ऊर्जा आपका लग रहा है या नहीं? जी सर, और बहुत कुछ तो सीखने में मिला, जैसे आपसे जुड़ गया सर। वो तो अलग है। तो 16 नवंबर के बाद, क्योंकि 16 नवंबर के बाद क्यों? क्योंकि 16 नवंबर को ही मंगल जो है वो वृश्चिक में आए हैं। अब सूर्य जी सूर्य जो है वो धनु में प्रवेश किए हैं 16 को। ठीक है। जी 16 दिसंबर को सूर्य धनु में प्रवेश किए हैं। अब सूर्य धनु में प्रवेश किए हैं तो इस कुंडली में सूर्य देखिए कहाँ के लॉर्ड है? 12वें के लॉर्ड है। सूर्य धनु में गए हाँ हैं जी। तो कुछ खर्चे कहाँ गए? खर्चे कहाँ गए? इनके घर में गए। जी सर। या तो ये घर में घर कुछ के। इन्वेस्ट करेंगे या फिर घर में ये खर्च करेंगे। जी या गाड़ियों पे करें जी। या घर में करें खर्चे। पैसे किसी प्रकार इनके जाएंगे। वो या तो इन्वेस्ट में जाए या फिर वो खर्चों में जाए। तो सर ऐसे ये बताइए। हर कन्या लगन वाले के लिए ये होगा ना? हाँ, ये हर कन्या लग्न के लिए होगा। हम्म। और इनके जो शत्रु कहें तो अभी इनके शत्रु भी थोड़ा पीछे हट के चल रहे होंगे 16 नवंबर के बाद से। क्योंकि मंगल की जो गोचर वाले मंगल हैं उनकी चौथी दृष्टि कहाँ गई? छठे भाव पे गई। शिक्षा में। 6वें में। ठीक है। फिर मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ गई है? 9वें भाव पे गई है। तो पुनः पिता का, गुरु का जो एक सानिध्य भी प्राप्त हो सकता है। और साथ ही मंगल यदि इनके कुंडली में पीड़ित अवस्था में होते तो इन्हें गुरु पिता से विवाद भी इस समय होता। ठीक है। मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ गई? 10म भाव पे गई। तो ये अभी दशम भाव। अपने ऊर्जा को हम्म। जितना ज्यादा हो सके अपने प्रोफेशन में लगाएं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ऊर्जा जो इनका है वो अभी उसी स्थान की ओर है। तो गोचर भी बहुत कुछ बताता है। और दशा को जैसे हम देखते हैं तो वैसे गोचर को भी देखा जाता है। और जब हम लोग अष्टक वर्ग में चलेंगे, सर्वाष्टक वर्ग में चलेंगे, भिन्नाष्टक वर्ग में चलेंगे तो कैसे दशा और गोचर को मिलाकर रिजल्ट निकाला जाता है उस पर बात करेंगे। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ यथासंभव हो सके तो प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि अभी जो ज्योतिष हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ही सरल है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये आपको कठिन दिखते चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई प्रश्न है तो बताइए, अन्यथा सर एक मिनट, एक जी क्वेश्चन। जी बताइए। गोचर फिर हम कैसे चेक करेंगे कि कितनी कितनी देर बाद 45 दिन के लिए रहते हैं एक राशि में? तो फिर हम कैसे चेक करेंगे पंचम भाव पे कब आएंगे? एक सॉफ्टवेयर मैंने डाला था ग्रुप में। सॉफ्टवेयर? हाँ, एक जी, सॉफ्टवेयर ग्रह एप्लीकेशन मैंने ग्रह डाला था ग्रुप ट्रांजिट में। ग्रह ट्रांजिट सर ग्रह दोबारा डाल ट्रांजिट। देना। वो दोबारा कोई डाल दीजिएगा तो उससे आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह जो है वो कहाँ और किस स्थिति में है, आपको दिख जाएगा। सर, अच्छा मेरा एक सर छोटा दोबारा सा डाल प्रश्न देना। था। और सर मेरा एक आठ। छोटा सा जी बताइए विक्रम जी। सर, जैसे आप कहते हैं ना कि कुंडली में कोई ग्रह अगर पाप प्रभाव में आ जाए तो वो बुरा माना जाता है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो पाप प्रभाव में ग्रह आया है
उसकी जहां जहां दृष्टि पड़ेगी वहां वहां पे भी सर बुरा करेगा? जैसे कोई ग्रह पाप प्रभाव में आ जाए तो वो कष्ट देता है। सबसे पहले वो कष्ट तो वहां से जी देगा जहां उसका खुद का घर है। जी उसके बाद जहां उसकी दृष्टियां जाएंगी वहां वहां से वो कष्ट आपको देगा। जैसे अभी आपके मंगल की गोचर की हम बात कर रहे थे, तो मंगल यदि आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में होता, जी यदि मंगल आपके कुंडली में पीड़ित अवस्था में होता, पीड़ित तो वो है ही, वो त्रिसड़ाय है लेकिन वो पीड़ित नहीं है। यदि वो पीड़ित अवस्था में होता तो जहां जी जहां गोचर में मंगल जाता वहां वहां आपको कष्ट मिलते हैं। दूसरा, यदि आप ज्योतिष से अभी विक्रम जी नहीं जुड़े हुए होते तो अभी ये जो समय अभी निकला ना 16 नवंबर से, ये आपके जीवन का एक बहुत अत्याधिक कष्ट वाला समय होता। जी क्योंकि सर। आठवां सर भाव एक्टिव होता है आपका, और जब आठवां भाव और तीसरा भाव जब एक्टिव होता तो अत्याधिक वो कष्ट आपको देता लाता, क्योंकि आठवें से आठवां तीसरा है। जी 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 और तीसरे भाव को काम कहते हैं, छठे को क्रोध कहते हैं, 11वें को लोभ कहते हैं। ठीक है, जी सर। तो इसलिए तीसरा भाव अत्याधिक कष्ट देता है। और जी हाँ, कोई भी ग्रह यदि पीड़ित अवस्था में है तो उसकी दृष्टि जहां भी जाएगी तो वो कष्ट ही देगा। जैसे आज के हो गए, कुछ साल हो गए, मेरे टीचर थे, आज भी हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति जो है वो पार्टी मोड में है, ठीक है, पार्टी मोड में वो जहां भी जाएगा वहां पार्टी ही करेगा। पार्टी मोड समझ रहे हैं ना, कोई शराब पीकर बैठा है, वो जहां भी जाएगा वो गाली गलौज ही करेगा। और जो व्यक्ति एक माला लेके बैठा है कि हरे राम कर रहा है, वो जहां जाएगा वो सत्संग ही करेगा। जी सर। जी तो ये गोचर सर में इसमें अप्लाई होता है। सर इसमें ये चीज नहीं ना देखनी होती कि उस ग्रह की दृष्टि जहां पड़ रही है वो उसका मित्र राशि है या वो शत्रु राशि, इस तरीके से तो नहीं ना देखना पड़ता भाई। ये कहने वो अगर खराब है, इफ्लिक्टेड है, बुरा, तो उसने जहां जहां देखना वो बुरा ही परिणाम देगा, चाहे उसकी मित्र की राशि हो या किसी की भी हो। जी एक छोटा सा प्रश्न है हमारा, जैसे जो व्यक्ति मान लीजिए कोई शराबी है, वो शराब पीकर आया है, ठीक है, वो जी अपने जी घर में गया और अपने घर से वो आपके छत की ओर देख रहा है, और छत पे देख रहा है कि वो मेरा मित्र खड़ा है। तो जी। क्या वो शराब पीने की स्थिति में आपसे हाय बाय करेगा या गाली गलौज करेगा, वो बताइए। हाईली फिर एडिक्टेड है। हाँ नहीं, वो तो उससे दूरी बनाएगा, चला जाएगा जो भी। वो पता है ना, गाली गलौज करेगा और ना हाय बाय करेगा, वो दो गाली भी देगा और हाय भी करेगा। ठीक है, जी तो कहने का मतलब है कि जब मित्र पे जाएगा तो भी वहां वो समस्या देगा ही, लेकिन कम देगा। कम देगा। अपने पे देखेगा तो भी वहां वो समस्या देगा लेकिन कम देगा। लेकिन जहां शत्रु है कम वहां देखेगा तो वहां जो है वो, जो कहा जाए ना, अत्याधिक देगा। हाँ, सब उजाड़ के फेंक देगा वहां से। फिर उसे फिर अब कुछ इस टिकने इसमें वाला थोड़ा फिर सा नहीं है। जी मित्र शत्रु का थोड़ा कहना है, मतलब कि मित्र राशि और अपनी मतलब की राशि का थोड़ा सा लिहाज कर देगा, मतलब यही हुआ हाँ, बस कंक्लूजन थोड़ा ये। सा लिहाज कर देगा और कुछ नहीं वो करने वाला है। ठीक है सर, थैंक जो सर गुलाब देने वाला है विक्रम जी, वो गुलाब देकर जाएगा, वो जो लठ मारने वाला है वो लठ मार के जाएगा, यू। जी सर। निश्चित है। सर आप हमें एक ये भी सिखाएंगे कि कैसे लड़के से या लड़की से शादी होनी चाहिए। हमारे पास जो मतलब भी है वो सब देने का प्रयास करेंगे, हाँ लेकिन नहीं समय के मतलब साथ। जैसे हाँ जैसे आप मतलब देखिए, मैं यदि जो मेरे पास चीजें हैं वो मैं आपको एक साथ एक दिन में सब डिलीवर कर दूंगा, लेकिन क्या वो आप एक साथ ले पाओगे? नहीं। समस्या वही है। जैसे मैंने ये जो रूल आज हम लोगों ने बात की, ये जो नववांश के पिता 4 या 5 रूल थे उस पे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, तो इस पे मैंने आज फिर क्यों बात की? इसलिए क्योंकि आपको क्लियरिटी इसमें मिल सके। 2 4 10 कुंडली पे मैंने लगा के आपके सामने इसे किया
तो इससे आपको भी स्पष्ट हुआ कि हाँ ये जो है वो सच में काम कर रहा है। ठीक है। ऐसे ठीक है यदि सर। एक कुंडली पे आप लगाते और आपको नहीं मैच कर रहा होता तो आपके दिमाग में आता कि ये जो रूल है वो काम नहीं कर रहा है। हम्म। तो कुछ ऐसे रूल होते हैं वो आपके कुंडली पे काम नहीं करते हैं और 100 कुंडली पे काम कर रहे होते हैं। कुछ जो रूल ऐसे हैं वो सिर्फ आपकी कुंडली पे काम करते हैं और किसी कुंडली पे काम नहीं करते हैं। तो इसलिए जो भी रूल आपके पास हैं उसे आप खुद सेटिस्फाइड कीजिए कि हाँ ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो ठीक है सर। आपके लिए और बेहतर बना सकता है। जैसे इस युग में बहुत बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हुए, क्या कोई आरजी राव जी हुआ, के एन राव जी कोई हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। बहुत ऐसे बहुत ऐसे हैं लोग। जैसे प्रधानमंत्री को देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री अभी हैं वैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्य को देख के कर रहा हूँ। ठीक है। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना हमारा है कि जब तक किसी भी क्षेत्र में आप हैं, जब तक प्रैक्टिस आपके पास नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है उससे। डॉक्टर पढ़ के आता है लेकिन वो प्रैक्टिस खुद करता है। ठीक है। ये तो है। चलिए ठीक सर है मेरा आज के लिए। टाइम गलत है। मेरा टाइम ठीक करवा दोगे आप? वो जब बर्थ रेक्टिफिकेशन पे हम बात करेंगे, समय संशोधन पे, तो उस पे किया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। राधे राधे। ठीक। जय श्री राम। राधे शुभ राधे सर।